आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। अब चूंकि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, हालांकि इधर उधर से छिटपुट गोलाबारी की खबरें अब भी आ रही हैं। ऐसे में उन शहीद सैनिकों को याद करना ज़रूरी है जो इस दौरान देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हुए राइफलमैन सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। वहीं इस विजुअल में जो आप देख पा रहे हैं वो किसी नेता या अभिनेता का दृश्य नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश के सपूत मुरली नायक की अंतिम विदाई का दृश्य है, जहां लाखों की संख्या में लोग उमड़कर उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। త్యాగం కదా ఆదమరిచేనా దైవం వృధా। आंध्र प्रदेश के 25 वर्षीय सैनिक मुरली नायक जो नियंत्रण रेखा पर सीमा पार गोलीबारी में शहीद हुए, उनके परिवार से डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने भी मुलाकात की। రోజు అయిపోయి వాళ్ళ ఇంటికి పోయి ప్రెజెంట్ చేయించుకుంటా సార్, రోజు వాళ్ళ ఇంటికి పోయి ప్రెజెంట్ చేయించుకుంటా అండి అమలు చేస్తా। ఎవరు నాకు చెప్పారు जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में 10 मई को पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई गोलाबारी में अपनी ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। बिहार के मंत्री नितिन नवीन, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहे। वहीं पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए सूबेदार मेजर पवन कुमार को आखिरी सलाम पेश करते हुए सारा गांव फूट फूट कर रोया। आई लव यू यार, प्लीज उठ जाओ, ये अल्फाज थे पाकिस्तानी हमले में शहीद झुंझुनू के एयरफोर्स जवान सुरेंद्र कुमार की पत्नी के, जब अंतिम संस्कार के दौरान वो भावुक होकर अपने पति को याद करने लगी। जहां एक तरफ हमारे वीर सपूत देश के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां पेश कर रहे थे, वहीं टीवी पर लगातार बजते रहे सायरन, ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव कहकर पुराने और असंबंधित वीडियोस चलाए जाते रहे। पहले लाहौर और कराची को निशाना बनाए जाने की खबरें चलाई गईं, फिर 9 मई तक तो ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे भारत ने आधा पाकिस्तान नष्ट कर दिया हो, तबाह कर दिया हो, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया गया हो और शहबाज शरीफ को बंकर में छिपने को मजबूर कर दिया गया हो, वगैरह वगैरह। आप सभी को पता ही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त किया।
ऑपरेशन सिंदूर की खबर आते ही भारतीय मीडिया संगठनों ने दोनों देशों के बीच के तनाव को युद्ध करार दे दिया, जबकि भारत और पाकिस्तान द्वारा आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। शायद मीडिया के किसी सूत्रों ने इसका अंदेशा लगाया था। इंडिया टुडे और इस ग्रुप के हिंदी चैनल में लगातार दोनों देशों के तनाव को कवर करते हुए सायरन बजाया गया। ऐसा लगता है कि मानो उनका स्टूडियो शायद सीमावर्ती इलाके में ही था। ये कहां की तस्वीरें हैं? ये information that is coming in, big story that is coming in, fresh park. 8 मई होते होते तो भारतीय मीडिया चैनलों के मुताबिक भारत ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था। इसके सूत्र भी पता नहीं कहां से आए थे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है। 9 मई तक तो भारत ने पाकिस्तान के बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था। पता नहीं कौन सा सैटेलाइट फुटेज है जिनसे इन मीडिया आउटलेट्स को इन हमलों की खुफिया जानकारी मिल रही है। मीडिया चैनल्स के ये सनसनीखेज दावे और बेबुनियाद विजुअल्स को देखते हुए रक्षा मंत्रालय को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि डिफेंस ऑपरेशन और मूवमेंट संबंधित सूत्र आधारित जानकारी शेयर करने से बचे। लेकिन जी न्यूज़ की माने तो उनकी ऐसी कवरेज से पाकिस्तान डर गया था। मतलब पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि वहां की आवाम जी न्यूज़ को देखे, लेकिन लोग देख रहे हैं। हालांकि मजाल है कि हमारे मीडिया घराने टस से मस होते। उन्होंने तो ठान लिया था कि हर घर तक वो भारत और पाकिस्तान के कथित युद्ध की खबरें एक्सक्लूसिव तरीके से पहुंचा कर ही रहेंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने से बस कुछ ही समय पहले भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए रेडी हो गया है, यानी अब युद्ध विराम के लिए दोनों देश सहमत हो गए हैं। लेकिन इससे पहले मीडिया ने जो तांडव मचाया है उसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं मीडिया चैनल्स के ऐसे ही कुछ देश प्रेम की उदाहरणों की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। ऐसे में प्रमुख भारतीय मीडिया संगठनों ने खबर चलाई कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कारी मोहम्मद इकबाल को भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया। रिपब्लिक ने कारी मोहम्मद इकबाल को आतंकी बताकर एक लाश के विजुअल्स दिखाए। एबीपी न्यूज़ ने मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल, घाटी में ढूंढ रही थी एजेंसियां, भारत के एयर स्ट्राइक में हुआ ढेर। इस टाइटल के साथ ये खबर पब्लिश की। CNN न्यूज़ 18 पर भी एंकर राहुल शिवशंकर ने यही दावे किए। न्यूज़ 18 ने भी यही खबर दी। जी न्यूज़, एबीपी माझा और न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ ने भी मोहम्मद इकबाल को आतंकी करार दिया। ध्यान दें कि ये दावे गलत तो है ही, लेकिन भारतीय मीडिया संगठनों के लिए ये कवरेज शर्मनाक भी है, क्योंकि जिस कारी मोहम्मद इकबाल की बात यहाँ पर हो रही है वो दरअसल कश्मीर की एक हाई स्कूल में टीचर थे। भारतीय मीडिया द्वारा उन्हें आतंकवादी करार दिए जाने के बाद मोहम्मद इकबाल के छोटे भाई कारी मोहम्मद फारूक ने इस बारे में ये बयान दिया। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाया। हम पहले भी ज़ख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले। पूंछ जिला पुलिस ने भी मोहम्मद इकबाल के आतंकी होने की खबर को गलत बताया।
आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों हमने पहले मीडिया की इस रिपोर्टिंग को शर्मनाक कहा था, क्योंकि उन्होंने बिना वेरीफाई किए एक भारतीय नागरिक को गलत रूप से आतंकी करार दे दिया, जिनकी मौत 7 मई को पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर में की गई कार्रवाई के दौरान हुई थी। 6 और 7 मई की रात में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसी से जोड़कर आज तक ने ये क्लिप चलाई और बताया कि ऐसे ध्वस्त हुआ जैश का आतंकी अड्डा। आपको ऑडियो के साथ रात के हमले की पाकिस्तान की तस्वीर दिखाते हैं। जी न्यूज़ गुजराती, न्यूज़ 18 बांग्ला, बिजनेस टुडे, अमर उजाला, न्यूज़ जे और बार्टमैन ने इस बारे में आर्टिकल पब्लिश करते हुए विजुअल्स दिखाए। 7 मई को जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्राथमिक रूप से सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग ही की गई थी, ऐसे समय में इन मीडिया संगठनों के पास ऑपरेशन सिंदूर के दृश्य कहां से पहुंचे, क्योंकि उस वक्त तक तो किसी भी विश्वसनीय सूत्रों ने ऐसी किसी क्लिप की जानकारी नहीं दी थी। ऑल्ट न्यूज़ ने जब इस कथित वीडियो के बारे में तफ्तीश की तो पाया कि ये क्लिप 13 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट में है। खबर के अनुसार इजरायल ने गाजा पट्टी में 750 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इजरायली वायुसेना ने इस बारे में बयान भी दिया। आज तक ने जैसलमेर में पाकिस्तान के हवाई हमले को भारतीय सेना द्वारा मात देने के दावे से लगातार ये वीडियो चलाया। इंडिया टुडे ग्रुप के इस हिंदी चैनल पर एंकर अंजना ओम कश्यप ने लगातार ब्रेकिंग न्यूज कहते हुए इस वीडियो को जैसलमेर का बताया। श्वेता सिंह ने भी इस क्लिप को लगातार जैसलमेर में पाकिस्तान का हवाई हमला बताते हुए ये फुटेज दिखाए। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहां की तस्वीरें हैं? ये जैसलमेर की तस्वीरें हैं। न्यूज चैनल एनडीटीवी ने भी इसी दावे के साथ ये क्लिप चलाई। और सेना की ओर से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को लगातार नाकाम किया गया है। भारत को अभी किसी बड़ी क्षति की कोई खबर नहीं है। इंडिया टीवी ने भी ये फुटेज जैसलमेर में पाकिस्तान के हवाई हमले का जवाब दे रही भारतीय सेना का बताया। देखते ही देखते ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बताकर ये दृश्य टाइम्स नाउ नव भारत, एबीपी न्यूज, न्यूज 18, वन इंडिया, न्यूज नेशन और इंडिया टीवी ने अपनी रिपोर्ट्स में पब्लिश भी किए। हालांकि ये क्लिप 11 मई 2021 को यूट्यूब पर पोस्ट की गई थी। कैप्शन में लिखा है कि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कार्रवाई का ये वीडियो है। इस घटना की पुष्टि तो ऑल्ट न्यूज नहीं करता, लेकिन इतना तो तय है कि क्लिप जिसे बार बार आज तक एनडीटीवी और टाइम्स नाउ जैसे मीडिया चैनल्स ने जैसलमेर के हाल के दृश्य बताकर चलाए, गलत है। भारत की ओर से मिसाइलें दागना शुरू हो गया है, ये कहते हुए 8 मई को आज तक ने शो में ये वीडियो चलाया था। आज तक ने इन विजुअल्स को प्रतीकात्मक तस्वीरें बताया। हैरत अंगेज बात यह है कि ये क्लिप पाकिस्तानी मीडिया ने भी पाक सेना द्वारा भारतीय ठिकानों पर रॉकेटों की बौछार करने के दावे से चलाई गई, लेकिन इन दोनों ही देशों की मीडिया के दावे गलत है। ये वीडियो एक गेमिंग क्रिएटर ने 19 फरवरी 2022 को यूट्यूब पर अपलोड किया था, यानी ये दृश्य भारत के ऑपरेशन सिंदूर के नहीं हैं। झूठे दावों का सच उजागर करते हुए ऑल्ट न्यूज ने अपनी सीरीज में लगातार आज तक को गलत विजुअल्स चलाते हुए पाया है, लेकिन फिर एक बार आज तक ने कश्मीर के राजौरी में सेना के 120 ब्रिगेड पर फिदायिन हमला होने की झूठी खबर दी। एबीपी न्यूज पर एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी यही खबर दी। एक बार फिर से बताइए, सुसाइड अटैक की आप जानकारी दे रहे हैं, फिर से बताइए क्या है खबर। देखिए, दिस मींस कि सुसाइड अटैक एट दी 120 ब्रिगेड जो मैंने आपको बताया, राजौरी में सुसाइड अटैक करने की कोशिश की गई। फर्स्ट इंडिया न्यूज और विस्तार न्यूज ने भी यही रिपोर्टिंग की, लेकिन क्या है इस फिदायिन हमले के दावे का सच, आइए देखते हैं।
न्यूज एजेंसी ANI ने सेना के अधिकारी के हवाले से बताया कि पठानकोट या राजौरी में आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमलों से जुड़ी खबरें पूरी तरह से झूठी है। इसके बाद ABP न्यूज ने दर्शकों से माफी मांगने के बजाय एक बेहद शर्मनाक हरकत की। बताते हैं आपको इस बारे में। दरअसल जब ये खबर प्रसारित की जा रही थी तो चैनल ने अपने संवाददाता से बात की जिन्होंने खबर को गलत बताया था। वो हिस्सा ABP न्यूज ने अब अपने YouTube से हटा दिया है। रोकने में कामयाब हुई। नीरज को जानकारी दे रहे हैं। नीरज, राजौरी में फदाइन हमले की ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के हमले पर भारतीय सेना का भी बयान सामने आ चुका है। आपको बताते चले कि लगातार सेना प्रधान के সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন করাচির ছবি, একেবারে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে করাচি। করাচিতে যে পরপর বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল 8 থেকে 12টি, এইটা কিন্তু প্রমাণ বহন করছে অতনু করাচির কি অবস্থা। কার্যত একটা শহর। बंगाली न्यूज चैनल ABP आनंदा ने कराची में INS विक्रांत के हमले का बताते हुए ये क्लिप चलाया। रिपोर्टिंग करते हुए एंकर कह रहे हैं कि अभी आप कराची के विजुअल्स देख रहे हैं, ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ABP आनंदा ने इसी दावे के साथ क्लिप की तस्वीर आर्टिकल में भी शेयर की। ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के बारे में छानबीन की तो देखा कि इसे YouTube पर 1 फरवरी 2025 को पोस्ट किया गया है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लगभग 3 महीने पहले। कैप्शन के मुताबिक ये क्लिप अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुए एक विमान दुर्घटना की है। जियो लोकेट करते हुए ऑल्ट न्यूज ने इस बात की पुष्टि की कि यह वीडियो फिलाडेल्फिया का ही है, यानी ये क्लिप पुरानी भी है और पाकिस्तान की भी नहीं है। ABP आनंदा ने ऑन स्क्रीन पर अपने व्यूअर्स को गुमराह करते हुए इसे कराची के हाल के विजुअल्स बताए। डांस ऑफ हेरी वीडियो जो है उसको आपको नहीं खोलना है। जी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है। और जी न्यूज ने तो अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी पायलट के पकड़े जाने का दावा ही कर दिया। देखने वाली बात यह है कि ऐसी किसी खबर के बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी चैनल के प्रसारण के वक्त तक नहीं आई थी। चैनल ने इस दावे के साथ साथ ये तस्वीर भी चलाई ताकि लोगों को इस खबर पर विश्वास हो। जी न्यूज राजस्थान ने भी ये तस्वीर इसी दावे के साथ चलाई। इन खबर के आर्टिकल में भी इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, जबकि सच ये है कि ये तस्वीर साल 2016 की है। 12 दिसंबर 2016 को गेट्टी इमेजेस की वेबसाइट पर इसे पोस्ट किया गया था। साथ में बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त हुए तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान से सैन्य कर्मियों ने एक पायलट को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला था और ये तस्वीर उसी मौके की है। तो आपने देखा कि कैसे मीडिया चैनलों ने लगातार झूठी खबरें प्रसारित की, जबकि होना ये चाहिए था कि जब दोनों देश तनाव की स्थिति में हैं तो कोई भी खबर बिना वेरीफाई किए उसे ऑन एयर न चलाए। अगर उनसे गलती होती है तो प्रसारण में ही ये बताए कि हमने जो आपको खबर दिखाई थी वो गलत थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि एक भारतीय नागरिक को आतंकवादी तक बता दिया हमारे देश की मीडिया ने। आप दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं ताकि उन्हें भी हमारे देश की मीडिया चैनल्स की सच्चाई का पता चले। अब सवाल उठता है, क्या मीडिया ने सही और जिम्मेदाराना तरीके से आपको खबरें पहुंचाई? जवाब साफ है, नहीं। इसके उलट गोदी मीडिया की इन छिछले अंदाज वाली रिपोर्टिंग ने छिछलेपन के एक नए प्रतिमान गढ़ दिए और पाकिस्तान के लोग अब रील्स बनाकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए वीडियो। क्या स्टार्ट कैसे कराची में मौत का दंगा ना और हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये सारी जन्नत की हूरें यहाँ खड़ी हुई हैं और हम और ये जन्नत और ये मौत का नंगा नाचो है। इसी कड़ी में फ्रस्ट्रेटेड NDTV रिपोर्टर मैरिया शकील के शो में माइक बंद करना भूल गया और बोल पड़ा, पहले कहेंगे अपडेट दो, अपडेट दो, अपडेट दो, फिर फेक न्यूज चलवा के कहेंगे फेक क्यों दिया, फेक क्यों दिया, फेक क्यों दिया।
It's been early morning, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, let's bring in Shiv. Shiv, the question is all okay right now in Srinagar? वहीं पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपील की है, फर्जी खबरें ना फैलाएं, हमारे जवानों का समर्थन करें। सुनिए। वॉर का दौर है तो हमें क्या करना है सिविलियंस? हमें हमारे जवानों को पूरी तरह से सपोर्ट करना है। अब उस सपोर्ट में एक और चीज आती है, फेक न्यूज को मत फैलाओ यार। क्या कर रहे कई न्यूज चैनल और कई जो सोशल मीडिया के अकाउंट है वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। भाई ये मत करो, ये आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो हमारे मुल्क को, हमारे जवानों को। आपको क्या करना है एज सिविलियंस, अगर आपको कोई खबर जाननी है ना भाई, तो आप ऑफिशियल जो हमारे सरकार के अकाउंट से उस पे जाओ। जो हमारे नेवी के जो ऑफिसर्स आते हैं वो खुद बात करते हैं, उनकी बातें सुनो, वो ब्रीफ करते हैं, उसका इंतजार करो, वही आपको लेना है। बाकी जो भी चल रहा है उसको अपने जहन में मत डालो और हमारे जवानों को पूरी तरह से सपोर्ट करो। कई लोगों ने ये कमेंट्स किया था मेरे वीडियोस पे, अभी 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाए। दो चीज़ें थी, एक तो मेरे वालिद साहब की सर्जरी थी तो उसके लिए मैं वालिद साहब के साथ हूँ, इस वजह से नहीं बना पाया। और दूसरा, ये सिचुएशन में जहाँ पे हमारा मुल्क जद्दोजहद कर रहा है बॉर्डर पे, वहाँ पे मुझे लगा कि वीडियो बनाना सही नहीं रहेगा, लेकिन आज ये वीडियो बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत फेक न्यूज़ में देख रहा हूँ। दूसरा, एक बीसीसीआई की मैं यहाँ पे ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि जिस तरह से बीसीसीआई ने धर्मशाला में एक पूरी ट्रेन अरेंज करवा दी। यहाँ पे भारतीय रेल का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि सारे जो खिलाड़ी थे उनको वहाँ से निकाल के दिल्ली तक पहुँचाया और फिर वहाँ से सब अपनी अपनी जगह पे रवाना हुए। इंडियन क्रिकेट ना कमाल है, मतलब एक रात में ये एकदम जो भी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं ना जो कंट्रोलेबल नहीं होते, वो आते हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकालता है। इसीलिए इंडियन क्रिकेट बहुत बड़ा है। देखिए आसान तो नहीं है ना ये सारी चीज़ें अरेंज करना, ट्रैवल अरेंजमेंट करना लास्ट मिनट पे। वो बेंगलोर की टीम बेंगलोर चली गई कुछ ही घंटों में, अपनी बढ़िया प्राइवेट फ्लाइट करके और सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से साथ में ले जाके धर्मशाला से दिल्ली आ गई टीमें। आसान नहीं है ना। कितना ट्रुप होता है, हर एक टीम में कम से कम 40-50 लोगों का ट्रुप होता है। चाहे आप प्लेयर्स की बात करें, सपोर्ट स्टाफ की बात करें, सिक्योरिटी पर्सनल्स की बात करें, सारे होते हैं एक ग्रुप में। और वहीं पे अगर 2 टीमें हैं तो 100-150 का ग्रुप हो जाता है। उसके साथ टीम ओनर्स भी होते हैं, वो उनको वहाँ से निकालना सुरक्षा के साथ, ये काबिल तारीफ़ है। ये भारत के पास ना एबिलिटी है। और साथ ही में बीसीसीआई जितनी तारीफ़ करे उतना कम, सबको सुरक्षित एक जगह पे पहुँचाना ये बड़ी बात थी। सो वेल डन। बट हम एज सिविलियंस क्या करेंगे, हमारे जवानों को सपोर्ट करेंगे और फेक न्यूज से दूर रहेंगे, ये हमारा फर्ज है। अब जब लड़ाई के 4 दिन के भीतर ही सीज फायर हो गया है तो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी जोरों से हो रही है। कांग्रेस समर्थक और कई सोशल मीडिया यूजर्स इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की एक ऐतिहासिक तस्वीर साझा की गई है। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा है, इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन हैं कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर ये आदेश दे कि भारतीय उसकी मर्जी के हिसाब से चले। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, ये थी हिम्मत, यही था भारत के लिए डट कर खड़ा होना और देश की गरिमा के साथ कोई समझौता ना करना। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, जब तक तोड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा, चुनाव लड़ने और युद्ध लड़ने में फर्क होता है, यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता। अब आइए विजुअल देखते हैं जो कांग्रेस मुख्यालय पर लगाया गया है।
अब जरा याद कर लेते हैं कि 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान क्या हुआ था। 1967 में जब रिचर्ड निक्सन दिल्ली आए और इंदिरा गांधी से मिले तो महज 20 मिनट में ही इंदिरा गांधी इतनी बोर हो गई कि उन्होंने उनके साथ आए भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से हिंदी में पूछा, मुझे इन्हें कब तक झेलना होगा। यह जानकारी इंदिरा गांधी पर लिखी कई किताबों में मिलती है। इंदिरा और निक्सन के बीच रिश्तों की ठंडक 1971 तक बरकरार रही। नवंबर 1971 में जब इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान दिलाने अमेरिका गईं, तो निक्सन ने जानबूझकर उन्हें मीटिंग से पहले 45 मिनट तक इंतजार करवाया था। इसका मकसद साफ था, इंदिरा गांधी को उनकी औकात याद दिलाना, उन्हें अपमानित करना। भारत उस वक्त 1 करोड़ से अधिक बंगाली शरणार्थियों का बोझ झेल रहा था, जो शिविरों में भूखे मर रहे थे, लेकिन निक्सन ने इस मानवीय त्रासदी पर एक शब्द तक नहीं कहा। उसे शक था कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है और शायद इंदिरा गांधी खुद युद्ध की घोषणा करने अमेरिका पहुंची हैं, इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ बदसलूकी की थी। युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया। बाद में एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने इतालवी पत्रकार ओरियाना फलाची से कहा था, अगर अमेरिकियों ने एक भी गोली चलाई होती या बंगाल की खाड़ी में बैठने के अलावा कुछ और किया होता तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन सच कहूं, मेरे दिमाग में एक बार भी डर नहीं आया, ऐसा उस वक्त इंदिरा गांधी ने उस पत्रकार से कहा था। हालांकि लखनऊ में 300 करोड़ की लागत से बने ब्रह्मोस प्लांट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे वक्त पर किया है जब पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देना बेहद जरूरी था। के लिए सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां पर ब्रह्मोस प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। इस सम्मान में सभी शिरकत करें। आपके तालियों का जय घोष यहाँ से माननीय रक्षा मंत्री तक जाना चाहिए। रेडियो सदन मैं बताना चाहूंगा सभी तरीकों के बारे में कुछ जानकारी होगी। मुझे याद आता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय रक्षा मंत्री जी के वो शब्द जिन्होंने इमारत की पसंद आदर्श। ब्रह्मोस प्लांट का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि 300 करोड़ की लागत से बना है ये प्लांट। 2021 में इसका शिलान्यास किया गया था। 3.5 साल में उत्पादन की स्थिति में अब आ चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे बताया जाता है। डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है और लखनऊ में है ये प्लांट जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला साझा डिफेंस प्रोजेक्ट है ये। DRDO और NPOM का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोजेक्ट में भारत की 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। रूस की भी इसमें 49.5% की हिस्सेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तालीम का घोष रुकना नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, एक ऐसा गौरवशाली पल जो आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरणा देगा। तो आपको बता दी, ये जो कंपनी है अब इसके पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्माण का भी जिम्मा है। विकास और मार्केटिंग का जिम्मा भी इस कंपनी के पास है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें भारत की 50.5% हिस्सेदारी है। रूस की 49.5% हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर इतना समझिए कि रक्षा मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे बताया जाता है। 3.5 साल में उत्पादन की स्थिति में आ चुका है ये प्लांट। लखनऊ में है ये ब्रह्मोस प्लांट जिसका उद्घाटन किया गया है। बेहद अहम है ये प्लांट, और वो भी उस ब्रह्मोस प्लांट का उद्घाटन जिससे पाकिस्तान अक्सर खौफ खाता हुआ नजर आता है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े लोग कैसे आम जनता के बीच KP प्रांत के मियां मंडी की सड़कों पर खुलेआम हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं। देखिए वीडियो।
अब जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है तो ऐसे नज़ारों का वायरल होना कई सवाल खड़े करता है। आखिरकार ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? इसी कड़ी में जैसलमेर राजस्थान से एक अहम बयान सामने आया है। वहां के एसपी सुधीर चौधरी ने कहा, स्थिति कमोबेश सामान्य है, लेकिन कुछ इलाकों में गोला बारूद और संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इनके पास ना जाएं, तुरंत पुलिस को सूचित करें। किसी भी संदिग्ध वस्तु की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। देखिए, आज जो सिचुएशन है मोरलेस सामान है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जगहों पर एमुनिशन और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं। उसके संदर्भ में आमजन से अपील है, किसी भी सूरत में उनके नज़दीक ना जाएं, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। किसी भी संदिग्ध वस्तु की, एमुनिशन की सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड ना करें और इमीडिएटली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। जहां तक बात है कोई सिचुएशन की, अलर्ट की, पुलिस प्रशासन जो आदेश दे उसकी पूर्णतः पालना करें। देखिए, जो भी चीज है, पुलिस तो पूरी तरह से सचेत है, प्रशासन भी सचेत है जी। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश है उसकी तुरंत पालना करनी, यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। जहां जहां पे एमुनिशन मिल रहा है उसको हम जो मानक प्रक्रिया है उसके अनुरूप डिस्ट्रॉय करेंगे। परंतु आमजन कई बार कौतूहलवश जो है वो फोटो वीडियो उसके अपलोड करता है, वो बिल्कुल ना करें। उसके पीछे कई कारण है जो हम बता नहीं सकते। धन्यवाद। देखिए, अभी भी आज भी हम लोग 4 लोग संदिग्ध लोगों को हमने पकड़ा है और उनकी हम JIC करा रहे हैं। उसके लेकर के हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति है जो अनावश्यक कॉल अक्रॉस द बॉर्डर कर रहा है वो हमारे रडार पे। पिछले 4 दिनों में कितने करीब ऐसे पकड़े जा चुके हैं? एक कम से कम आधा दर्जन लोगों हमने पकड़े हैं और आने वाले समय में भी कोई अगर व्यक्ति इस तरह का काम करता है जो संदिग्ध गतिविधियां करता है उस पर हम लोग नजर बनाए। धन्यवाद। थैंक यू। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सीज फायर के दौरान क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, सीज फायर में समय लगता है। जब 2 देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं तो हालात सामान्य होने में वक्त लगता है। हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। हमें ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है। जंग होती है तो लोग अपने घर खो देते हैं, जिंदगियां चली जाती हैं, बच्चे मारे जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं और अस्पताल भर जाते हैं। इसलिए जंग किसी मसले का हल नहीं है। मुझे लगता है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। दिया अपने ट्वीट के थ्रू, ये कौन सा सीज फायर है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीज फायर में देखिए इसमें टाइम लगता है। जब 2 मुल्क की फौजें आपस में एक दूसरे के साथ आई टू आई बॉल कांटेक्ट में हो तो डीएस्केलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसमें सब्र करना चाहिए कि हमें वो जंगजू नहीं बनना चाहिए जो हर वक्त तैयार हो जंग लड़ने के लिए, क्योंकि जब जंग लड़ी जाती है तो नतीजा ये होता है लोग घर से बेघर हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, अस्पताल हमारे भर जाते हैं। तो जंग किसी चीज का इलाज नहीं। मुझे लगता है हमें सब्र रखना चाहिए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक पोस्ट पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, इस ट्वीट पर भी कई सवाल उठेंगे जो भारत पाकिस्तान समझौते को लेकर हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे। हम केवल इतना चाहते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि जब तक सरकार ये भरोसा ना दिलाए कि प्रधानमंत्री खुद उस बैठक में मौजूद रहेंगे, तब तक वो इस बैठक में शामिल ना हो। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आज डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो न केवल वो सर्वदलीय बैठक में शामिल होते बल्कि विशेष सत्र भी बुलाया गया होता। यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, एंड आई कोट, I am very proud of the strong and unwavering powerful leadership of India and Pakistan. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. तो इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये
उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे एनएसएज मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहाँ मिलेंगे, डोवल साहब। और उधर जो वैंग यी हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब के जो, क्योंकि सिचुएशन नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो। मुझे याद है इनफैक्ट 2022 में जब प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब को मिले, उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो ये तो प्रधानमंत्री भी जानते थे कि युद्ध में के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए, हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी हैं। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री जी उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आश्वासन इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और दोबारा अपनी डिफेंस सर्विसेज को सैल्यूट करना चाहता हूं। जबकि संजय राउत ने एक बड़ा और कड़ा संदेश देते हुए कहा है, अगर ट्रंप में इतनी ही ताकत थी तो उन्होंने इजराइल और गजा का युद्ध क्यों नहीं रुकवा दिया। ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया, हमने मान भी लिया। तो इजराइल और गाजा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बीच में लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया, आपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया। कौन सा बदला लिया आपने, मुझे बताइए। वो 6 आतंकवादी आज भी इस देश के भूमि पर छुपे हैं, आपने उसका खात्मा नहीं किया है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बयान जारी करते हुए कहा, संसद का सत्र बुलाया जाए, उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POJK को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया जाए। श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन लोगों की मौत पिछले कई दिनों में हुई है। दूसरा, मैं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, हमारे सैनिकों का, हमारी फौज का जो पराक्रम और शौर्य है, मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। और भारतीय सेना ने एक बार दोबारा दिखाया है कि वो दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है। अ प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस दैट इज सेकंड टू नन। द वैलर, द ब्रेवरी एंड द प्रोफेशनलिज्म of the Indian Armed Forces is unprecedented and second to none.
पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है ये बहुत आश्चर्यजनक है और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका इस दौरान सबसे हैरानी की बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भारत ने अमेरिका को ये सीज फायर करवाने के लिए मजबूर किया। Coming in from a third party. It is a clear case of overstepping. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. I mean, with the greatest of respect to the American President, he has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. And I think this is beyond him. I strongly object to the fact that the US President is saying that he has sorted out the conversation between two countries. I think President Trump does not understand the importance of difference between back channel talks or informal diplomacy or clandestine diplomacy or overt diplomacy. Somebody should think this is typical Trump overreach? This is typical Trump overreach. This is typical Trump overreach at a time when he does not have a mandate to do so. And I think it becomes incumbent right now for the government to start the press conference which we were promised at 5:30. If this was a calibrated announcement, which I do not know anything about, then really we will hear, we will go, Republic will go by what our Prime Minister says. Republic will go by what the Foreign Secretary of India says and what the Indian forces says. It is wrong for Donald Trump to go out and make an announcement, but this is typical. And the fact that he's and the fact, Arnab, he's saying that overnight negotiations, while we had the worst of fighting between the two sides. Where are the negotiations overnight? Where are the negotiations overnight? Who has mandated him to have those negotiations overnight? Last night we were pummeling them back after they tried to send their drones. Last night there were people in Firozpur who were injured. Last night there were 36 places where they tried to do incursions, and we have hit them back. And in a ceasefire is not a phone call. It is not like one of those things that happen on WhatsApp. I mean, Donald Trump should get real about the situation. I will completely go by what my government says. And Trump has failed for the 5 months with Russia and Ukraine. No, that's not the point. He has announced 4 times. Trump is too eager. Trump is jumping the gun, and I do not believe that this can be the kind of announcement that can be taken seriously as an announcement, and that's why I came on air to say this, that ऐसा नहीं होता है कि आप informally announce करें, you take a role for yourself, and 2 days back. And Americans seem to be heavily invested because Secretary Marco Rubio is now posting saying over the last 48 hours, Vice President Vance and I don't buy this. And we will finish this. Let us not forget here, with the greatest of respect, that the United States of America was the country which threatened to send the 7th Fleet in 13 days.
and therefore we are an independent country. And he's trying to equalize this. How on earth can Trump equalize between what has happened in Pahalgam and what has happened thereafter? It's clear case of over. Clear overstretch. I'm sorry, I'm going to have to go. You can take this forward, but we are going to be on conversation with our channels in the government. Absolutely. अगर ट्रम्प का ये दावा सही है तो ये गंभीर मामला है, क्योंकि ये भारत के आंतरिक मामलों में गैर मुनासिब अमेरिकी दखल का संकेत देता है, जो इससे पहले बहुत कम देखने को मिला है। आइए अब वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें ट्रम्प को ये दावा करते हुए सुना जा सकता है। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम अचानक प्रेस ब्रीफिंग की और ये कहा कि दोनों पक्षों में सभी तरह के हमले रोकने को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दे दी थी। अब ये पूछा जाने लगा है कि भारत और पाकिस्तान के तनाव में अमेरिका की तरफ से अचानक ये घोषणा कैसे हो गई। साथ ही भारत और पाकिस्तान के मौजूदा तनाव के बीच अमेरिका का स्टैंड कैसे बदलता रहा। अमेरिका ने की सीज फायर की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में अपने हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। इसके बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा, पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार असीम मलिक के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अमेरिका ने संघर्ष को रुकवाने में मध्यस्थता की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों के बीच हमले रोकने को लेकर सहमति की बात तो स्वीकार की, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया। लेकिन इस बीच ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक नया पोस्ट कर दिया जिसने विश्लेषकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ट्रंप ने लिखा, मैं भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व महसूस करता हूं। उन्होंने सही समय पर समझदारी और हिम्मत दिखाते हुए इस संघर्ष को रोकने का फैसला लिया, क्योंकि इस संघर्ष में लाखों निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी और भारी नुकसान हो सकता था। 72 घंटे के भीतर कैसे बदला अमेरिका का रुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के बाद विदेश नीति मामलों के जानकार और विश्लेषक माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बारे में फिर से पोस्ट किया है और इस बार उन्होंने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए काम करेंगे। ये उनके पहले कार्यकाल में दिए गए ऑफर से आगे की बात है, जब उन्होंने कहा था कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मामले में अमेरिका दूरी बनाकर रखेगा और कूटनीतिक रास्ते अपनाएगा। वहीं 8 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर पत्रकारों से कहा था, मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं चाहता हूं कि वो इसे सुलझा लें, मैं चाहता हूं कि वो इसे रोकें। नई परेशानी नहीं चाहता था अमेरिका। दक्षिण एशिया में उभरते संकट पर बारीकी से नजर रख रहे विश्लेषकों का कहना है कि अतीत की तुलना में इस बार अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए शुरुआत में कम पहल की। माइकल कुगलमैन का कहना है कि साल 1999 और 2019 में पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता के प्रयासों के दौरान अमेरिका काफी सक्रिय था, लेकिन इस बार अमेरिका इस मामले में बहुत सक्रिय नहीं दिखाई दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अमेरिकी विदेश नीति के मामलों के जानकार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनन द्विवेदी कहते हैं, अमेरिका इस समय भारत का रणनीतिक साझेदार है और पाकिस्तान उसका पुराना साथी है। ऐसे में अगर ये मामला बढ़ता है तो उसके सामने एक और मसला खड़ा हो जाता। वो पहले से ही रूस, यूक्रेन, ईरान, गजा, चीन और व्यापार मुद्दों में उलझा हुआ है और इस मामले को जल्द सुलझाना चाहता था। वहीं न्यूयॉर्क के अल्बानी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लेरी ने बीबीसी उर्दू को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की टीम वर्तमान में कई महाद्वीपों पर कई संकटों को हल करने की कोशिश कर रही है।
यही कारण है कि अमेरिका बड़े संकटों से दूर रहना चाहता है। युद्ध से जानमाल का ही भारी नुकसान होता है। अगर परिस्थितियां और मजबूरियां ना हो तो कोई भी सब समाज लड़ाई, जंग या युद्ध का कभी भी पक्षधर नहीं हो सकता। ऐसे में इस युद्ध विराम यानी सीज फायर ने कई सवाल भी खड़े किए हैं और उम्मीद है कि जैसे जैसे सीज फायर का दायरा बढ़ता जाएगा इन सवालों के जवाब भी धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। इस वीडियो को गुरदासपुर के इन नौजवानों के जज्बे के साथ खत्म करते हैं जो मौजूदा युद्ध विराम को लेकर काफी खुश नजर आए। देखिए। India and Pakistan have announced a ceasefire. What is the mood in the border villages of Punjab? We are trying to get a sense, and we are here in Behrampur in Gurdaspur, and we've met a very young lot. These youth who are playing volleyball, I've caught up with them, and I announced that there is a ceasefire, and they seem to be very happy. आप लोग खुश हैं? हाँ, हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं इस सीज फायर को लेकर। इंडिया और पाकिस्तान ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। तो ये सहज है ना आपका? सहज ने तो बिल्कुल सहजता से जवाब दिया। He was very measured in his remark. And there are other youth who are actually going into the military, in the army. यहाँ पे he is readying for NDA. आप तैयार हैं? जी मैम, मैं तैयार हूँ। मैं वैसे मैंने एनडीए की तैयारी की थी लास्ट 2 years एंड आई डू माई वेल एग्जाम पेपर। अच्छा। एंड हमें उधर ट्रेनिंग भी दी जाती थी कैसे ये वाले टाइम में कैसे हमने एक साथ यूनिटी होकर और हेल्प करनी है अपने देश की, और हमें सिखाया जाता था कि यूनिटी में रहना और लाइक इन फ्यूचर कोई वॉर टाइम हो और अपनी इंडियन आर्मी का साथ देना। और हमें ट्रेनिंग कराई जाती थी जैसे वेपन्स एंड लाइक सम फर्स्ट एड्स, ऐसे हमें कराई जाती थी। जी। आपका क्या कहना है? हम लोग तो यही कह रहे हैं। You must understand that they are not very fluent in Hindi, पर फिर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आपकी हिंदी पंजाबी ज्यादा अच्छी है, पर चलिए कोशिश कीजिए। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਭਾਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੋਂ ਸੇ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਹਿਣੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਹੀ रहना चाहते हैं। पीस चाहते हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि आपको पता लगा कि अब आपसे सुना हमने सीज फायर हो गया, इसको सुनकर हम बहुत खुश हैं। अगर सीज फायर नहीं भी होता, जंग लगती, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा पंजाब आपके साथ था, इंडिया के साथ था, हिंदुस्तान के साथ था। कोई भी बात होती, हमारा पंजाब तैयार था लड़ने के लिए, आर्मी के साथ आगे जाने के लिए। हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा तैयार था। हाँ, बहुत बड़ा देखिए जोश और जज्बा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी तो डिफेंस में जाना चाहते थे, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आप? कर रहे हैं जी। क्यों जाने चाहते थे एनडीए में?
ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਨਿੱਕਣ ਦੇ ਲੋ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ सिर लाग ही कर देना धर तो। बताइए और किस तरह का एक देयर इज अ रिजॉल्व एंड देयर इज अ वेरी क्लियर purpose. You know, all these youth, they've got a lot of patriotic fervor, and that's perhaps a reflection of Punjab. Every household here, their father or their grandfather or their uncle are in the army, in the navy, in the military or in the paramilitary forces. सबके परिवार में सब लोग कोई ना कोई है। हमारे यहाँ गांव में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में पैरामिलिट्री फोर्सेज का आदमी जवान नहीं होगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਮਾਨ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਅੱਧਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਲੈ ਜਾਓ। पूरे तगड़े हैं, जिथे मर्जी हो जिथे ले जाओ। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? ओवरऑल यही बोलना चाहते हैं हम कि पंजाब इज नेवर डिफीटेड बाय एनीवन। यू कैन चेक द हिस्ट्री चैप्टर्स आल्सो एंड ओवरऑल यही कहना कि कह के बदले लेंदा सानू पंजाब कहंदे आ, दिल्ली भी जित लेंदा सानू पंजाब कहंदे आ। हिंदुस्तान दे नाल है बड़े सोनिहाल श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का सरबत दा भला। भारत माता की जय। So there you are, a very fiery group of youth who've got a lot of clarity which many youth in the rest of the country won't have. These are youth who are from the hinterland in Punjab, in the border villages, and now you can understand the grit and determination that people of Punjab have always shown in the face of adversity. With video journalist Deepak Bhish, this is Mosmi Singh in Gurdaspur for